हेलो स्टूडेंट, आज हम पदार्थ अथवा द्रव्य इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? तो भौतिक जगत में हम हमारे आसपास के वातावरण में जिन वस्तुओं को देखते हैं, जैसे ये मार्कर हो सकता है, या आपके हाथ में आपका मोबाइल हो सकता है, ये व्हाइट बोर्ड हो सकता है, टेबल कुर्सी हो सकती है, आपकी बुक हो सकती है। जिन भी वस्तुओं को हम देखते हैं, जो वस्तुएं कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करती है, जब भी उन वस्तुओं को रखा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, कुछ स्थान को कवर करेगी। या जिन वस्तुओं के अंदर द्रव्यमान होता है, अर्थात उनमें कोई ना कोई वजन होता है, उनमें भार होता है, या जिन वस्तुओं को हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को छू सकते हैं, किसी चीज को सूंघ करके पहचान सकते हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के सहायता से जिन चीजों को हम पहचान सकते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे ये कोई मोबाइल हो सकता है, ये कोई आपकी किताब हो सकती है, ये कोई कंप्यूटर हो सकता है, ये कोई टेबल हो सकती है, ये कोई कुर्सी हो सकती है। वो सभी चीजें जो स्थान घेरेगी, या उनमें द्रव्यमान होगा, या जिनको भी हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें पदार्थ अथवा द्रव्य कहलाएगी। अब हम देखेंगे पदार्थ या द्रव्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मूलतः ये दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। ये दो प्रकार होते हैं द्रव्य के। ये दो प्रकार का होता है द्रव्य, दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। जैसा कि नाम से हमको लग रहा है, शुद्ध का मतलब होता है प्योर, प्योर का मतलब इसमें किसी और वस्तु की मिलावट नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अवयव हो, एक ही प्रकार के अवयव हो, अर्थात जैसे अगर वो कोई सोना है तो सोने को हम Ag से लिखते हैं। तो Ag जो है, इसमें सारे परमाणु जितने भी होंगे, जितना बड़ा हमने पदार्थ लिया है, उस पूरे पदार्थ में जितने भी परमाणु होंगे, अगर वो सारे परमाणु Ag के हैं, इसके अतिरिक्त उसमें कोई और परमाणु का मिश्रण हमने नहीं किया है, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे वो शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं जो अशुद्ध है। तो इसमें होंगे एक से अधिक अवयव। ऐसा पदार्थ जिसमें एक से अधिक अवयव मिले हुए हो, उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे मिट्टी, हम देखते हैं कि जो मिट्टी हम देखते हैं, उस मिट्टी के अंदर कुछ लवण, कुछ खनिज पदार्थ या किसी अन्य प्रकार की अशुद्धि हमेशा मिली होती है, तो मिट्टी को हम अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से वायु को भी हम अशुद्ध में इसलिए रखेंगे क्योंकि वायु में किसी एक ही प्रकार की गैस नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें अन्य प्रकार की और भी गैसें हैं, तो सभी प्रकार की गैसों का मिश्रण है, अर्थात उसमें एक से अधिक अवयव मिले हुए हैं, इसलिए हम उसको अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी के अंदर काउंट करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अवयव होंगे, वो सोना हो सकता है, वो कोई लोहा हो सकता है, वे सभी पदार्थ इसके अंदर आएंगे जिसमें एक ही अवयव हो। जैसे जल हो सकता है, लेकिन जल के अंदर सारे परमाणु H2O के ही होने चाहिए। हमारे घर में जो जल आता है, उस जल के अंदर H2O के अतिरिक्त भी कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ खनिज लवण भी हो सकते हैं। तो वो जो जल आता है उसको हम शुद्ध की श्रेणी में काउंट नहीं करेंगे। यहां हमने शुद्ध जल का तात्पर्य हमारा केवल H2O से ही है। अगर जल के अंदर केवल H2O के परमाणु हैं तो ही वो जल शुद्ध जल कहलाएगा। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखते हैं कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रहता है। तो पदार्थ की जो मुख्यतः अवस्थाएं होती है, वो पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है इसकी द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था है इसकी गैस अवस्था। इस तरह से जो पदार्थ होता है वो मुख्यतः तीन अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक पदार्थ की दो और अन्य अवस्थाओं के बारे में भी विचार कर रहे हैं, जिनमें हमारे आता है, चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था आती है BEC। इसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
इसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट, बीईसी। अब पदार्थ की ये जो 5 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः तो 3 अवस्थाएं होती हैं और 2 ये अवस्थाएं हैं जिनके बारे में अभी विचार किया जा रहा है। तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसका यह मतलब होता है जब पदार्थ के अणुओं के बीच में दूरी जो होती है वो बहुत कम होती है और उस पदार्थ को यदि दबाया जाएगा तो वो पदार्थ के अणुओं के जो बीच में दूरी है वो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये एक ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ उसको कहेंगे जिसके अणु जो है उसमें दूरियों में परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। अगर इस पेन को मैं दबाऊंगा तो इसके अणुओं के बीच में जो दूरी है वो कम नहीं होगी, तो ऐसे पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाएंगे। तो इसके उदाहरण में कौन कौन से चीजें आती हैं, तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें हम कंप्यूटर को ले सकते हैं, कंप्यूटर हमारा ठोस पदार्थ में आएगा। कोई पेन हम ले सकते हैं, ये ठोस पदार्थ में आएगा। मोबाइल की बात अगर हम करें तो मोबाइल हमारे ठोस पदार्थ में आएगा। जो ये व्हाइट बोर्ड है, ये बोर्ड भी किस में आता है, ठोस पदार्थ के अंदर आता है। ये सारे उदाहरण हमने किसके लिए, ठोस पदार्थ के लिए। और ठोस पदार्थ होते हैं उसके कुछ गुण भी होते हैं, जैसे ठोस पदार्थों का जो आकार होता है, जो उसकी साइज होती है या उसका जो आयतन होता है, उसने जितनी जगह घेर रखी है, ये दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, अर्थात इनके मान में परिवर्तन नहीं होता। ठोस का आकार बदलना या आयतन बदलना इतना आसान नहीं होता। जैसे कोई पत्थर है, वो एक ठोस पदार्थ है, हम चाहें कि उस पत्थर को दबा करके हम उसका आकार बदल दें, उसको कम कर दें या पत्थर को खींच करके हम बड़ा कर दें, तो ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ठोसों के अणुओं के बीच में जो दूरियां होती है उसको परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं वो आकार और आयतन में कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ठोसों का जो घनत्व होता है, ठोसों का घनत्व जो होता है वो अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है किसी पदार्थ में अणु परमाणु जितनी पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो हम कहेंगे उस पदार्थ का घनत्व बहुत ज्यादा है। प्रति एकांक आयतन में स्थित परमाणु की संख्या को हम घनत्व कहते हैं, तो घनत्व उसका ज्यादा कहलाएगा। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें हम जानते हैं अणु परमाणु बहुत पास पास है एक दूसरे के, इसलिए उसका जो घनत्व होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें संपीड्यता की, तो संपीड्यता का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को दबाते हैं उस पर बाहर से बल लगाते हैं, जैसे ये पेन है, इस पर मैं बाहर से अगर बल लगाऊंगा इसका मतलब मैं इसको संपीड़न करने का प्रयास कर रहा हूं, इसको दबाने का प्रयास कर रहा हूं, और अगर इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, ये पेन ऐसा ही रहता है, तो हम कहेंगे इसकी जो संपीड्यता है, इसके जो दबने की क्षमता है वो नगण्य है। और हम जानते हैं कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं अगर उनको दबाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन न के बराबर होगा, बिल्कुल नगण्य होगा। तो ठोस पदार्थों की जो संपीड्यता होती है वो कैसी होती है, नगण्य होती है। अब अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव कैसे पदार्थ होते हैं, तो द्रव या तरल जिसे हम कहते हैं, यहां ध्यान में रखना बच्चों, ये जो द्रव है और ये जो द्रव्य है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य तो पदार्थ होता है, वो सभी पदार्थ उसमें काउंट होंगे, जो ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन द्रव का मतलब, तरल का मतलब होता है लिक्विड। ऐसे पदार्थ जो तरल के रूप में रहते हैं, लिक्विड के रूप में रहते हैं, उन्हें हम द्रव कहते हैं। इसके उदाहरण में आएगा, फर्स्ट उदाहरण इसका देख सकते हैं, जल। पानी जो होता है वो एक तरल होता है, वो बह सकता है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई तेल, ऑयल जो होता है वो भी तरल के रूप में होता है। तो ये हमारे तरल पदार्थ कहलाते हैं या द्रव पदार्थ कहलाते हैं। अब ये जो द्रव पदार्थ होते हैं इनके भी कुछ गुण होते हैं, जैसे इनका जो आकार होता है, अर्थात इनकी जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता। पहली बात तो ये, तो आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता। परंतु अगर हम इसकी बात करें आयतन की, तो इसका आयतन हमेशा निश्चित होता है। किसी भी तरल पदार्थ का आयतन का मतलब होता है कि वो पदार्थ कितना स्थान घेरता है। तो कोई भी तरल पदार्थ जब होगा तो उसका आयतन हमेशा निश्चित होता है। तो जैसे ये कोई गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है और माना कि इस गिलास के अंदर 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 1 लीटर इसका आयतन है। अगर मैं इसी पानी को किसी ऐसे बर्तन में भर दूं जिसकी जो चौड़ाई है वो इस गिलास से ज्यादा है, तो ये पानी का लेवल कम हो जाएगा, यहां तक पानी आएगा, हम जानते हैं इसकी ऊंचाई कम होगी, लेकिन इसके अंदर जो पानी का आयतन है वो अब भी 1 लीटर ही रहेगा। तो हम यहां देख सकते हैं कि जो पानी का आकार है, पहले पानी इस आकार में था,
अब जैसे ही पानी को मैंने इस बर्तन में भर दिया वो इस आकार में हो गया। तो पानी का जो आकार है वो निश्चित नहीं है, अर्थात जो तरल होते हैं या द्रव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन यहां ध्यान रखें कि ये पानी अगर 1 लीटर है, अगर मैं पानी इसमें भी डाल दूंगा तो भी पानी 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब पानी का जो आयतन है, तरल का जो आयतन है या द्रव का जो आयतन है वो आयतन कैसा है, निश्चित है। अब अगर हम इनके घनत्व की बात करें, यहीं से हम बढ़ रहे हैं, पहले हमने बात कर लिया आकार आयतन की, अब हम बात कर रहे हैं घनत्व की। तो ठोस के अंदर तो अणु परमाणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो तरल पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो अणु परमाणु होते हैं उनमें दूरियां ठोसों के मुकाबले ज्यादा होती है। अब अगर हम घनत्व की बात करेंगे तो जो द्रव का घनत्व होता है वो ठोसों से तो कम होता है, लेकिन इसका घनत्व गैसों से ज्यादा होता है। अभी हम देखेंगे कि गैस की तुलना में तो द्रव का जो घनत्व होता है वो ज्यादा ही होता है। अब अगर हम इसकी संपीड़ितता की बात करें कि ये जो द्रव होते हैं ये संपीड़ित कितने होते हैं, संपीड़ितता की अगर बात करें तो संपीड़ितता का मतलब होता है इसको दबाना। तो ठोस को जब हम दबाते हैं तो हम जानते हैं उसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाते क्योंकि उसके अणु बहुत ज्यादा पास है, उसका घनत्व बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव को अगर हम संपीड़ित करेंगे तो हम कुछ हद तक उसके आकार को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ठोस जितने कठोर तो होते नहीं है कि हम इसको दबा नहीं सकते। द्रव को जब हम दबाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ संपीड़ितता होगी, लेकिन फिर भी इसकी जो संपीड़ितता होती है वो बहुत कम होती है। तो संपीड़ितता हम लिख सकते हैं द्रव की कैसी होती है, कम होती है। उसके बाद अगर हम विसरण की बात करें, अगर हम द्रव के विसरण की बात करें, विसरण का मतलब होता है कि द्रव के अंदर जितने भी अणु हैं क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, क्या विसरण कर सकते हैं, क्या चल सकते हैं क्या। अगर किसी पदार्थ में ऐसा होता है तो हम कहेंगे उसमें विसरण संभव है। जैसे ठोस पदार्थ में जितने भी अणु परमाणु हैं वो बहुत प्रबल बंध से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए ठोस का आकार में भी परिवर्तन नहीं होता। तो ठोसों के अगर विसरण को हम लिखें तो इसमें जो विसरण होता है ठोसों में वो बिल्कुल नगण्य होता है, लेकिन जो द्रव होता है इसमें जो विसरण होता है वो ठोसों के मुकाबले तो ज्यादा ही होता है, ठोस से ज्यादा होता है। हम लिख देंगे कि तरल या द्रव के अंदर जो विसरण होता है वो ठोसों की तुलना में अधिक होता है। अब हम बात करें कि गैस अवस्था की, तो पदार्थ की जो गैस अवस्था होती है इसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस जो पदार्थ होती है उसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे एक छोटा कमरा है, इस छोटे कमरे के अंदर अगर हम डीओ होता है स्प्रे वाला, उसको अगर हम इस कमरे के अंदर छिड़क दें तो हम जानते हैं कि इस कमरे के अंदर, पूरे कमरे के अंदर उस डीओ की जो स्मेल है, जो खुशबू है, महक है, वो फैल जाएगी। अगर हम इसी डीओ को एक बड़े कमरे के अंदर छिड़कते हैं तो भी पूरे कमरे के अंदर उसी डीओ की महक जो है वो फैल जाएगी। तो यहां हमने क्या देखा कि जो वो डीओ था, जो वो स्प्रे था, वो एक गैस पदार्थ के रूप में है, गैस के रूप में है। तो गैस को हमने देखा कि उतना ही डीओ इस कमरे में भी चारों तरफ फैल रहा है और उतना ही जो डीओ है वो पूरे बड़े वाले कमरे में भी हर जगह पर फैल रहा है। इसका मतलब जो गैस होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसको जिस पात्र में रखा जाएगा वो उसी का आकार धारण कर लेगी। अगर ये कमरे के बजाय अगर हवा के अंदर स्प्रे कर दिया जाए तो इसका जो आकार है वो अलग प्रकार का होगा, वो इस तरह से और भी ज्यादा फैल जाएगा। तो 3 स्थितियां हमने देखी कि गैस का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। दूसरी बात आयतन की करें कि वो कितना जगह घेरती है, तो हम जानते हैं यहाँ आकार भी निश्चित नहीं है, तो ये तो आयतन बदल गया, ये कम आयतन ही है, उससे ज्यादा आयतन ही है, उससे भी बड़े वाले आयतन के अंदर फैल गई है। तो गैस जो होती है उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व की जब हम बात करेंगे तो गैसों का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अर्थात इसके जो अणु परमाणु हैं उनके बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। घनत्व सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। ठोसों का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व उससे कम होता है और गैस का घनत्व उससे भी कम होता है। अब बात करें संपीड़ितता की, अर्थात जब इन गैसों को दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो प्रेशराइज जब किया जाता है तो गैसों के जो अणुओं के बीच में दूरियां हैं वो बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात गैसों को हम बहुत आसानी से दबा सकते हैं, बहुत कम बल लगा करके ही संपीड़ित कर सकते हैं। तो इसकी जो संपीड़ितता होती है वो बहुत अधिक होती है।
वो बहुत अधिक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें विसरण की, अर्थात जब गैस के अणुओं को हवा में छोड़ा जाएगा तो क्या वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विसरण कर सकते हैं क्या, चालन कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। ठोसों में सबसे कम होता है, गैसों द्रवों में उससे ज्यादा होता है, और गैसों में जो विसरण होता है वो बहुत अधिक होता है। एक लाइन में इसको भी समझ लें कि घनत्व जो होता है वो ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है, गैस का सबसे कम होता है। घनत्व का मतलब होता है कि एकांक आयतन में कितने ज्यादा अणु हैं। जितने ज्यादा अणु होंगे किसी निश्चित आयतन में, अणु परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अणु परमाणु जितनी अधिक पास पास रखे होंगे, उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। अब संपीड़ितता की बात करें तो गैस की संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, अर्थात गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। द्रव को दबाना थोड़ा कठिन होगा, संपीड़ितता उससे कम होगी, और ठोस पदार्थ को दबाना बिल्कुल नगण्य के बराबर होगा, अर्थात ठोसों की जो संपीड़ितता है वो बिल्कुल नगण्य होगी। अब जो ये पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था है, जिनके बारे में अभी विचार किया जा रहा है कि इनको पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था में शामिल किया जाए या नहीं, थोड़ा सा इन अवस्थाओं के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि प्लाज्मा कौन सी अवस्था है। पहले हम ये देखते हैं, तो पदार्थ की वह अवस्था, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते जाएं, इतना अधिक गर्म करते जाएं जिसका टेम्परेचर, जैसे सूरज के पास इतना टेम्परेचर है, सूरज के पास अगर हम जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां प्रत्येक पदार्थ एक लावा के रूप में है, पिघले हुए पदार्थ के रूप में है। वहां टेम्परेचर इतना अधिक है कि किसी पदार्थ में जो परमाणु होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पदार्थ को इतना अधिक गर्म कर दिया जाता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ में नाभिक और इलेक्ट्रॉन ये चीजें भी अलग अलग हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं, अर्थात प्लाज्मा किससे बना है? बहुत अधिक टेम्परेचर या तापमान वाली स्थिति किसकी कहलाती है? प्लाज्मा की कहलाती है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो चौथी अवस्था, जैसे बहुत अधिक टेम्परेचर को हमने प्लाज्मा कहा है, उसी प्रकार से जब किसी पदार्थ का तापमान बहुत कम किया जाता है, पदार्थ का तापमान बहुत कम किया जाता है, तो उस अवस्था को हम बीईसी या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये वो अवस्था है, इसमें किसी पदार्थ को इतना ठंडा किया जाता है, इतना अधिक ठंडा किया जाता है, जैसे हमको अगर बहुत अधिक ठंडा किया जाए तो हमारे हाथ पैर चलना भी बंद हो जाएंगे, अकड़ जाते हैं, एकदम रुक जाते हैं। इसी प्रकार इस पदार्थ को इतना अधिक ठंडा किया जाता है कि इसमें जो नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे थे, ये चक्कर लगाना ही बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी अवस्था को हम पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठोस पदार्थ है, उस पदार्थ में हम देख पा रहे हैं कि जो अणु परमाणु है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, बहुत पास पास है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, इन परमाणु को अगर संपीड़ित किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो ये परमाणु ऑलरेडी पहले से ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है, ये और ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसकी जो संपीड़ितता थी वो बहुत कम थी। और हम देख ही पा रहे हैं क्योंकि परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा है, तो परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा इसका घनत्व भी है। आगे हम द्रव की बात करें तो द्रव जो है, इसमें ठोसों की तुलना में जो परमाणु है उनके बीच में दूरियां थोड़ी ज्यादा है। दूरियां ज्यादा होने के कारण इसका घनत्व जो है कम है, और अगर इसको संपीड़ित करेंगे हम तो ये अणुओं के बीच में दूरी कम होने के लिए स्थान है, दूरियां कम हो सकती है, अर्थात इसका संपीड़न संभव है। अब तीसरी बात गैस की करें तो इसमें बहुत अधिक दूरियां होने के कारण इसका संपीड़न करना तो बहुत आसान है, तो संपीड़ितता इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और इसका जो घनत्व है वो बहुत कम है क्योंकि अणुओं के बीच में दूरियां ज्यादा है। इस तरह से आज हमने पदार्थ को और या द्रव्य को पूरी तरह से समझा है।